गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया यूएस डिस्प्यूट सेटलमेंट एट डब्ल्यूटीओ। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट जो है इंडिया के साथ उन्होंने जो रिजॉल्व किए हैं उससे यूएस के एग्रीकल्चर और रूरल कम्युनिटीज़ के लिए एक विन विन सिचुएशन हो चुकी है। तो इंडिया और यूएस ने अपने डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व किए ये देख लेते हैं। तो बायलैटरल सेटलमेंट शुरू हुई डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट्स के ऊपर। दोनों साइड्स ने जनवरी 2023 में एक ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग शुरू की एनुअली। इसके अंदर ये डिस्प्यूट्स डिस्कस करना शुरू किया और दोनों कंट्रीज़ ने कहा अपने ऑफिशियल्स को कि एग्रेसिवली इस मैटर को पे एंगेज किया जाए और डिस्प्यूट्स को ख़त्म किया जाए। तो दोनों साइड्स ने लगभग 6 डिस्प्यूट्स जो हैं वो रिजॉल्व कर लिए जून 2023 तक। तो कौन से ये 6 डिस्प्यूट्स थे? इंडिया ने एक अपील फाइल की थी यूएस ने जो स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर इंपोर्ट टैरिफ्स लगाए थे उसके खिलाफ। यूएस ने अपील की थी इंडिया के रिटेलिएटरी टैरिफ्स के खिलाफ। इंडिया ने जो रीन्यूएबल सब्सिडीज़ थी सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स के ऊपर उसके खिलाफ यूएस ने अपील किया था। फिर इंडिया की अपील थी जो सिमिलर सब्सिडीज़ सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स पे यूएस की 8 स्टेट्स गवर्नमेंट्स दे रही थी उसके खिलाफ। फिर यूएस की अपील थी इंडिया के एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम्स के अगेंस्ट। और इंडिया की जो काउंटर बेलिंग ड्यूटीज़ थी कार्बन स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर यूएस द्वारा इंपोर्ट किए जाने वाले उनके खिलाफ कुछ डिस्प्यूट्स थे। जो लास्ट डिस्प्यूट है पोल्ट्री इंपोर्ट का यूएस से, उसको सितंबर 2023 में जो है वो सेटल कर लिया गया और इंडिया ने कहा कि हाँ वो तैयार है इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कुछ कट करने के लिए कुछ फार्म आइटम्स के ऊपर। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इंडिया जो है का यूएस जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था 2022-2023 के जो है आंकड़ों के हिसाब से। और इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने का मतलब कि यूएस में इंडिया के चिकपीस, लेंटिल्स, आमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल्स जो है वो उसको ज़्यादा एक्सेस मिल गया और इंडिया ने जो है अपने टैरिफ रिड्यूस कर दिए टर्की, डक, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज इन सब के ऊपर। ठीक है, तो इससे यूएस के फार्मर्स को बेनिफिट हो गया। तो इंडिया जो है वीट सब्सिडीज़ दे रहा है, तो ये अभी भी मैटर जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है यूएस के साथ हमारा, क्योंकि यूएसटीआर का कहना है कि इंडिया की जो वीट सब्सिडीज़ हैं वो प्राइजेस को डिस्टॉर्ट कर रही हैं और यूएस के फार्मर्स को कम्पीट करने में एशियन मार्केट में दिक्कत हो रही है। इंडिया ने कहा है कि हमारी सब्सिडीज़ जो है वेल विद इन द रेंज ऑफ डब्ल्यूटीओ है और हमारे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स जो है वो एसेंशियल हैं वल्नरेबल फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाई आर एडेड शुगर्स हार्मफुल। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि नेस्ले के जो प्रोडक्ट्स हैं बेबीज़ के लिए वो अपने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में तो एडेड शुगर्स डालते हैं, लेकिन यही प्रोडक्ट्स जो है वो यूरोप में बेचते हैं तो उनमें एडेड शुगर्स नहीं डालते। और नेस्ले जो है वो लगभग 20% बेबी फूड मार्केट को कंट्रोल करता है। तो ये रिपोर्ट क्या कह रही है? ये रिपोर्ट है एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक आई द्वारा रिलीज़ की गई है। इसमें कहा गया है कि नेस्ले जो है वो अलग अलग न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स अलग अलग कंट्रीज़ में अपने सेम प्रोडक्ट्स पर जो है वो एम्प्लॉय कर रहा है। नेस्ले ने कोई भी क्वांटिटी ऑफ शुगर कंटेंट क्लियर नहीं की हुई है अपने प्रोडक्ट्स पैकेजिंग में। प्रोडक्ट्स में जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट बेबी सीरियल ब्रांड सेरेलैक है नेस्ले के अंडर। तो सेरेलैक जो है उसमें जर्मनी और यूके में तो कोई भी वो शुगर नहीं डालते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में 3 ग्राम पर सर्विंग वो शुगर ऊपर से डालते हैं और इथोपिया और थाईलैंड में तो ये 5 ग्राम और 6 ग्राम रिस्पेक्टिवली है। शुगर जो है वो इन्फेंट्स के लिए सही नहीं होती है। नेस्ले के बेबी फूड प्रोडक्ट्स जो है उसमें एडेड शुगर जो है वो कुछ कंट्रीज़ के नेशनल लेजिस्लेशंस में अलाउड हैं, जबकि डब्ल्यूएचओ ने जो कहा है वो कि इसको कट किया जाना चाहिए। 2015 में डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस ने कहा गया कि एडल्ट्स और चिल्ड्रन जो है उनको अपना डेली इंटेक ऑफ फ्री शुगर्स 10% तक जो है वो रखना चाहिए मैक्सिमम, और हेल्दी होने के लिए उसको 5% से भी कम रखना चाहिए। लेकिन नेस्ले इंडिया के स्पोक्स पर्सन ने ये बोला है कि कंपनी जो है अपने एडेड शुगर के कंटेंट को लगभग 30% कम कर चुकी है पिछले 5 साल में। उन्होंने ये नहीं बोला कि वो डालते नहीं हैं, उन्होंने बोला कि जितना हम पहले डालते थे उससे 30% अब कम डाल रहे हैं। तो इस तरह की वो लॉजिक दे रहे हैं जो कि बेबुनियाद हैं। ओके, सो एडेड शुगर्स होती क्या है? शुगर तो बेसिकली एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। नेचुरली जो होता है तो वो तो उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मिल्क में नेचुरल शुगर होती है, फ्रूट में होती है, या फिर किसी जो है और नेचुरल आइटम्स में होती हैं। फ्री शुगर क्या होती है? जो आप अलग से एडेड शुगर डालते हो किसी भी फूड आइटम में, 2 तरह की होती है। नेचुरल शुगर जिसमें कि आपकी वाइट शुगर, ब्राउन शुगर या हनी हो सकता है। एक होता है कैलोरिक स्वीटनर्स जो आपके केमिकली मैन्युफैक्चर की जाती हैं। ठीक है,
लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो हैं वो इन फ्री शुगर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ उनमें फैल रही हैं। तो ये एडिड शुगर्स क्यों हार्मफुल हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स शुगर की कंजम्पशन लिमिटेड होनी चाहिए हेल्थ रीजंस के लिए। एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से जो है एनर्जी इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पर्सन की ओवरऑल डाइट में, और जो एक्चुअल न्यूट्रिशनल जो स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं वो फिर उसकी कॉस्ट पे शुगर जो है बॉडी में चली जाती है। तो ऑफ कोर्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं, और ये जो है बच्चों के लिए तो खासकर ये अननेसेसरी है और हाईली एडिक्टिव है। इससे बच्चों में टूथ डीके भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ड्रैगन फ्लाई मिशन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। नासा ने कंफर्म किया है कि ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो है सैटर्न के टाइटन मून पर $3.35 बिलियन लगाकर वो जुलाई 2028 में भेजेंगे। तो ये एक डुअल क्वाडकॉप्टर मिशन है जो कि टाइटन के सरफेस तक जाएगा और सैटर्न के मून टाइटन को ये एक्सप्लोर करेगा, कई तरह के वहाँ के लोकेशंस को एक्सप्लोर करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मून टाइटन के सरफेस पर रहेगा, और ये एक रेडियो आइसोटोप पावर सिस्टम जैसे कि क्यूरोसिटी में है, क्यूरोसिटी जो मार्स पर भेजा गया है वैसा ही वहाँ पर इंस्टॉल करेगा, और जो है डेटा ट्रांसमिशन और बाकी के साइंस ऑपरेशंस जो है वो डे के टाइम पर वहाँ से हमको भेजा करेगा। तो ये रोटरक्राफ्ट जो है टाइटन में पहुँचेगा 2034 में, मतलब लगभग 6 साल लगाकर ये पहुँचेगा वहाँ पर, और पहली बार ऐसा होगा कि नासा जो है एक व्हीकल को फ्लाई करेगा अनदर प्लानिटरी बॉडी पर। तो टाइटन जो है सैटर्न का लार्जेस्ट मून है। अर्थ लाइक साइकिल ऑफ लिक्विड्स हैं यहाँ पर, और ये ओनली मून है जहाँ पर थिक एटमॉस्फेयर है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जीपीएस स्पूफिंग। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसराइल ने जो रिसेंटली अभी ईरान को रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए हैं उस पर उन्होंने जीपीएस स्पूफिंग का यूज़ किया है ईरान के मिसाइल टारगेटिंग टीम्स को जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए या जैम करने के लिए आप कह सकते हो जीपीएस सिग्नल्स को। तो जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है? मैनिपुलेट करना जीपीएस के रिसीवर को फॉल्स जीपीएस सिग्नल्स भेजकर। तो बेसिकली जो जीपीएस का रिसीवर होता है उसमें मिसलीडिंग सिग्नल्स भेज दिए जाते हैं कि जो है पर्टिकुलर लोकेशन गलत बताई जाती है उसको। तो काइंड ऑफ ये साइबर अटैक होता है। तो स्पूफिंग जो है वो जैमिंग नहीं की तरह नहीं होती है। जैमिंग में तो आप बिल्कुल रोक देते हो, वो फिर भी उतना खतरनाक नहीं है जितना स्पूफिंग है। स्पूफिंग में तो आप लोकेशन ही डिफरेंट बता रहे हो। सोचो अगर ये एयरक्राफ्ट वगैरह में स्पूफिंग कर दी जाए तो मतलब एयरक्राफ्ट तो क्रैश भी हो सकता है, क्योंकि अगर उसको गलत लोकेशन बता दी जाए, गलत जगह डायरेक्शन दे दी जाए तो जीपीएस स्पूफिंग कैसे काम करती है, जीपीएस कैसे काम करता है उसी से समझ आ जाएगा। जीपीएस में क्या होता है, सैटेलाइट जो है वो जीपीएस रिसीवर्स ऑन अर्थ को सिग्नल भेजती हैं। जो रिसीवर्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम लगा इन सिग्नल्स को हमारे पास सैटेलाइट से आने में, उसके बेसिस पर वो कैलकुलेट करते हैं कि लोकेशन क्या है। क्योंकि ये सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती है जीपीएस सैटेलाइट से, तो और उनको आने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए जो सिग्नल्स होते हैं उनको फेक सिग्नल से रिप्लेस किया जा सकता है बहुत तेज़ी से, और इनएक्यूरेट लोकेशन डेटा जो है वो रिसीविंग डिवाइस पे भेजा जा सकता है। तो इससे कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट हो सकते हैं। नेविगेशन, जिस भी जगह पे आप नेविगेशन यूज़ कर रहे हो अगर आप उसमें स्पूफिंग कर देते हो तो उसके कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट हो सकते हैं, खासकर टेलीकम्युनिकेशन में, एनर्जी में, डिफेंस में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ ने सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का। इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। बेंगलुरु बेस्ड डीआरडीओ की लैब एडीई ने इसको बनाया है। सेवरल रेंज सेंसर्स इसमें लगाए गए हैं। टेलीमेट्री डिप्लॉय की गई है इसमें ताकि कंप्लीट कवरेज मिल सके इसके फ्लाइट पाथ को। तो क्रूज मिसाइल क्या होता है? बेसिकली एक गाइडेड मिसाइल होता है जो कि टेरेस्ट्रियल या नेवल टारगेट्स के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स तो एक्सो एटमॉस्फेरिक होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो इसकी जो है प्रिसीजन बहुत ही हाई होती है, कुछ फ्यू मीटर्स तक इसको टारगेट किया जा सकता है। लो ऑल्टीट्यूड पर चलता है, लेवल ट्रैजेक्टरी होती है इसकी। सबसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होते हैं जो मैक 1 तक की स्पीड तक जा सकते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मैक 1 से मैक 5 तक की स्पीड पर जा सकते हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स मैक 5 से ऊपर की जो भी स्पीड होती है उस पर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं दुर्गा 2। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ ने रिपोर्ट किया है कि वो अपने दुर्गा 2 प्रोटोटाइप को टेस्ट कर रहे हैं जो कि डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे है। तो ये बेसिकली अपना एक सिस्टम है या गन सिस्टम है जिसमें कि एनर्जी का फोकस यूज़ करते हुए, मतलब लेज़र्स का, माइक्रोवेव्स का या पार्टिकल बीम्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हो। तो इसमें लीदल फोर्स जो है वो ट्रांसमिट की जाती है स्पीड ऑफ लाइट पर, और
कोई भी ग्रेविटी का या एटमॉस्फेरिक ड्रैग का इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड और इतनी प्रिसाइज होती है। और इसके इफेक्ट जो है उसको आप टाइप टू टाइप वेरी कर सकते हो। मतलब अगर आप लेज़र का इस्तेमाल कर रहे हो तो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, माइक्रोवेव का कर रहे हो तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, एंड सो ऑन। एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है जो खासकर डिफेंस में, वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने वाली है द वे वॉर्स आर फॉट। ओके, अदर कंट्रीज़ जो इस सिस्टम को इस्तेमाल करती हैं वो भी मेंशन की गई हैं, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इसराइल और चाइना। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस ने वीटो कर दिया है यूएन का एक रेजोल्यूशन, जिसमें कि फुल यूएन मेंबरशिप दी जाने वाली थी स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को। तो पैलेस्टीन जो है वो वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है। पैलेस्टीनियन टेरिटरीज जो है वो गाज़ा और वेस्ट बैंक को मिलाकर बनती हैं। ये जोग्राफिकली पोजीशनड है बिटवीन नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ। और गाज़ा स्ट्रिप जो है वो मेडिटेरेनियन सी के वेस्ट में पड़ती है, इजिप्ट इसके साउथ में पड़ता है, साउथ वेस्ट में पड़ता है, और इसराइल इसके ईस्ट और नॉर्थ में पड़ता है। जॉर्डन रिवर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर है। हाईएस्ट पॉइंट जो पैलेस्टीन का है वो है माउंट नाबी यूनिस, और इधर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर अल्टरनेटिव्स। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर अल्टरनेटिव्स एशिया पैसिफिक ने एशियन कंट्रीज़ को कहा है कि डिसेसिव एक्शन लिया जाए प्लास्टिक पोल्यूशन के अगेंस्ट। तो ये अलायंस है क्या? ये एक वर्ल्ड वाइड अलायंस है, मोर देन 1000 ग्रास रूट ग्रुप्स, एनजीओज और इंडिविजुअल्स का। और ये इसका एम है कि ट्रांजिशन की जा सके सर्कुलर सिस्टम की तरफ। तो ये एक जस्ट ज़ीरो वेस्ट वर्ल्ड चाहता है और पॉल्यूशन को फाइट करना चाहता है, रीजनरेटिव सॉल्यूशंस चाहता है, ताकि जो है एक मूवमेंट बनाई जा सके, शिफ्ट इन पॉलिसी और फाइनेंस किया जा सके। तो 4 तरह के इंटरवेंशंस ये जो है वो फोकस रखते हैं अपना। इंसिनरेशन मतलब जलाना, ज़ीरो वेस्ट करना, प्लास्टिक और क्लाइमेट। इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है? आप बर्न कर देते हो हज़ार्डस मटेरियल को इतने हाई टेम्परेचर पर कि उसके कंटेमिनेंट्स जो है वो ख़त्म हो जाएँ। तो इसको इंसिनरेटर जो है वो प्रोडक्ट जो प्रॉपर इक्विपमेंट होते हैं उनमें जलाया जाता है। तो कई तरह के हज़ार्डस मटेरियल जो है वो ट्रीट किए जा सकते हैं इंसिनरेशन के थ्रू। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि लेड और क्रोमियम, ये जो है जलाने पर भी ख़त्म नहीं होते हैं, चाहे कितनी भी टेम्परेचर पर इनको जलाओ। आजकल के जो मॉडर्न एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट हैं उनमें मॉडर्न इंसिनरेटर्स का यूज़ किया जाता है, खासकर फ्लाई ऐश और गैशियस कंटेमिनेंट्स को ख़त्म करने के लिए। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India-US dispute settlement at WTO. This topic is important for your economy and your international relations. So US Trade Representative has highlighted that sorting out WTO disputes with India is a win situation for agricultural and rural communities in the US. Yet she has raised some concerns regarding India's wheat subsidies, which are hurting American farmers. So how India-US settled the WTO disputes? So the discussions on bilateral settlement of pending WTO disputes between both sides began during the annual Trade Policy Forum meeting between both countries in January 2023. Both countries have directed their officials to engage aggressively on the matter. So after the June 2023, both sides decided to close almost 6 outstanding disputes at the WTO with respect to each other. So the 6 disputes included India's appeal against the US imposition of tariffs on imports of steel and aluminum products from India, US appeal against India's retaliatory tariffs, India's renewable energy subsidies for solar cells and modules, India's appeals over similar such subsidies for solar cells and solar modules by 8 US state governments, US appeal against India's export subsidy programs, India's imposition of countervailing duties on hot rolled carbon steel flat products from the US, and the last dispute was regarding poultry imports from US, and India had agreed to cut import duties on some farm items in September 2023. So the impact of settling these disputes is that US was India's largest trading partner with bilateral trade at about 128 billion in 2022 and 2023 period. Settling of these disputes means improved access for chickpeas, lentils, almonds, walnuts and apples, benefiting farmers across the country. India also agreed to reduce tariffs on several US products, meaning more market access for turkey, duck, blueberries, cranberries, and benefiting farmers in the US. So
India's wheat subsidies are distorting prices as per the USTR and making it harder for the US farmers to compete in the Asian market. So, but India has said that our subsidies are well within the range of the well within the range prescribed by the WTO, and our food security programs are necessary to support vulnerable farmers and feed the poor. So the next topic is why are added sugars harmful? This topic is important for your social issues. So as per a recent report, leading food and beverage company Nestle and its products for babies in Asia, Africa and Latin America were found to be having more added sugars, but the same products which were being sold in Europe did not have any added sugars. Currently, Nestle controls 20% of the baby food market, which is valued at nearly $70 billion. So this report by a Swiss organization Public Eye has said that Nestle is employing different nutritional standards in its products depending on the country it is serving. Nestle also did not make the quantity of sugar content clear on the product's packaging. The product included the world's biggest baby cereal brand Cerelac. Cerelac has no added sugars in Germany and UK, but it contains 3 grams per serving when being sold in Indian markets and over 5 grams per serving in Ethiopia and 6 grams in Thailand. Sugar is generally not recommended for infants. Nestle's baby food products with added sugars are permitted under national legislations of certain countries, despite the fact that WHO in 2015 has said that adults and children need to reduce their intake of free sugars to less than 10% of their total energy intake, and it would be even better if they consume less than 5% of it. As per Nestle India's spokesperson, the company has reduced the added sugars by up to 30% in the last 5 years, which means that they were selling more and more sugar earlier. Okay. So what are these added sugars? Sugar, you know that it is a simply carbohydrate, and we have natural sugars like those found in milk, fruit, etc. But free sugar or added sugar is added separately to the food item, and this can include natural sugars like the white sugar that you use at your home, brown sugar, honey. But there are certain chemically manufactured caloric sweeteners also. Low and middle income countries are being exposed to these free sugars, which is causing non-communicable diseases in their population. So sugar consumption is should be kept limited for health reasons, because if you take too much of sugar, then it comes at a cost of other nutritional minerals or vitamins. So the risk of contracting non-communicable diseases increase, and in children this sugar is unnecessary and highly addictive, so it also leads to tooth decay in them. Okay. So the next topic is Dragonfly mission. This topic is important for your science and tech section. So NASA has recently confirmed that Dragon rotorcraft mission to Saturn's organic compound rich moon Titan will be sent with a budget of $3.35 billion in July 2028. So Dragonfly mission is a dual quadcopter mission designed to fly across the surface of Titan, and it will explore a variety of locations on Titan moon. Okay, it will spend most of its time on the moon's surface making science measurements. It will use a radioisotope power system like the Curiosity rover on Mars. Its flights, data transmission, and most science operations will happen during the day. So it is a rotorcraft targeted to arrive at Titan in 2034. So it will be the first time NASA will be flying a vehicle for science on another planetary body. So Titan is the Saturn's largest moon, and it has an Earth-like cycle of liquids flowing across its surface, and it is the only moon with a thick atmosphere. So the next topic is GPS spoofing. This topic is important for your security section. So Israel has reportedly used GPS spoofing against Iran's missile targeting teams by jamming GPS navigation signals. So GPS spoofing refers to the practice of manipulating or tricking a GPS receiver by broadcasting false signals or false GPS signals. So it is form of a cyber attack. So it is basically misleading the GPS receiver into believing that it is located somewhere it is not. So spoofing is not same as jamming. Jamming is totally jamming the signals of GPS. Spoofing is telling it that it a different way. Okay, telling it in a different way. So GPS spoofing exploits the vulnerabilities of the GPS infrastructure, the weak signal strength of GPS satellites. So GPS functions by sending signals from satellites to GPS receivers on Earth. These receivers then calculate their position based on the time it takes for these signals to arrive. Because of
The weak signal strength of these GPS satellites. These signals can be easily overwhelmed by fake signals, resulting in inaccurate location data on the receiving device. So what are the impacts? Of course, it can have potentially catastrophic effects, particularly where navigation is concerned. It also has the potential to affect various industries extensively, including logistics and supply chain, telecommunications, energy, and defense. So the next topic is indigenous technology cruise missile. This topic is important for your security section. So DRDO has conducted a successful flight test of indigenous technology cruise missile. It is equipped with advanced avionics and software. It has been developed by Bangalore-based DRDO Lab (ADE), and it was monitored by several range sensors, telemetry, which was deployed by ITR, and at different locations to ensure complete coverage of the flight path. So what is a cruise missile? Of course, it is a guided missile used against terrestrial or naval targets, and it remains in the atmosphere, unlike ballistic missiles which go up to exoatmospheric levels. And it flies the major portion of its flight path at an approximately constant speed before hitting the target. Its target hit is very precise. Okay, its trajectory is low altitude and level trajectory. There are three speeds. Subsonic means the speed of less than 1 Mach. Supersonic means 1 to 5 Mach speed, and hypersonic is greater than 5 Mach speed. Okay. So the next topic is Durga 2. This topic is important for your security section. So DRDO has reportedly going to test a prototype of its Durga 2, that is directionally unrestricted ray gun array system. So this ray gun array system will damage or destroy its target using focused energy by means of lasers, microwaves, or particle beams. So they will transmit lethal force at the speed of light, and these beams will not be affected by the effects of gravity or atmospheric drag. They will be extremely precise, and their effects can be tailored by varying the type. So like if you use lasers, then it will be more destructive. Microwaves will be comparatively less destructive, and so on. So after these weapons will be developed, aerospace industry, especially in the defense sector, will transform the way wars will be fought in the future. So apart from India, other countries like Russia, France, Germany, UK, Israel, and China are also testing the same. Okay. So the next topic is state of Palestine. This topic is important for your international relations. So US has recently vetoed a widely backed UN resolution which would have paved the way for full UN membership for the state of Palestine. So Palestine is located in Western Asia. Palestinian territories are made up of areas called Gaza and West Bank. So it is geographically positioned both in northern and eastern hemisphere of the earth. So Gaza Strip is bordered by the Mediterranean Sea to the west, Egypt on the southwest, and Israel on the east and north. So Jordan River is the most significant geographical feature of Palestine. Highest point of Palestine is called Mount Nabi Yunus, and it has a Mediterranean type of climate. So the next topic is Global Alliance for Incinerator Alternatives. This topic is important for your environment section. So Global Alliance for Incinerator Alternatives Asia Pacific has called on Asian countries to take decisive action against plastic pollution. So this alliance is a worldwide alliance of more than 1,000 grassroots groups, NGOs, and individuals. It aims to power a transition away from our current extractive economy towards a circular system. So it envisions the just zero waste world, and it entails fighting pollution and building regenerative solutions. So it works on four primary points of intervention: incineration, that is burning of the waste; zero waste; plastic; and climate. Incineration is the process of burning hazardous materials at very high temperatures which will destroy their contaminants. So incineration is conducted in an incinerator, which is type of a furnace designed for burning hazardous materials in a combustion chamber. So many different types of hazardous materials can be treated by incineration, but there are certain metals like lead and chromium which do not get destroyed even during incineration. Modern incinerators include air pollution control equipment which remove fly ash and other gaseous contaminants. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.